नमस्कार। द पोस्ट की आज की कड़ी बेहद खास होने जा रही है, क्योंकि आज जिस मुद्दे पर, जिस मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं वो बेहद अहम है। तमाम दावों, तमाम अटकलों, तमाम अध्ययनों के बावजूद भी कांग्रेस की यहां पर जो हार हुई वो बड़ी अप्रत्याशित थी। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे हिंसद के प्रधान संपादक श्री DS नियाजी साहब से, क्योंकि ये जो हार हुआ, ये हार किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस ऐसी स्थिति में आकर के हारेगी और छत्तीसगढ़ की सीट, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि दूसरे दो राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीट से भी उसकी हार होगी। नियाजी साहब से हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही होंगी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की इस कदर हार हुई। नियाजी साहब, जैसा कि हमने बताया था पहले कि हिंसद 40 साल पुराना अखबार जो बस्तर जिले से प्रकाशित होता है, उसके प्रधान संपादक हैं। स्वागत करते हैं श्री DS नियाजी साहब का। नियाजी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दरअसल ये जो हार थी कांग्रेस की बड़ी अप्रत्याशित थी, उम्मीद नहीं थी किसी को भी, क्योंकि जो एग्जिट पोल के जो दावे आ रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार फिर से छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। तो हम ये जानने चाहते हैं कि क्या वजह रही होगी कि कांग्रेस यहां से अपनी सीट केवल 53 में सिमट कर रह गई, 35 में सिमट कर रह गई। उपेंद्र जी नमस्कार। जनता को भी, लोगों को, हमारे सुनने वालों को, पाठकों को जी। एक्चुअल में क्या है कि शुरू में तो यही लग रहा था जी। इनके 5 साल के काम और प्रचार जी। जिस ढंग से हुआ और लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि नहीं कांग्रेस जीतेगी। तो 2-3 महीने पहले चुनाव के 2-3 जैसी घोषणा हुई, आप 45 दिन समझ लीजिए, ये दिमाग में आ गया था कि यहाँ पे तो कांग्रेस जीतेगी ही जीतेगी। पर बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई, लोगों को उन्होंने भापा और उसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उतारा। जैसा जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक नेचर है, उन्होंने सारे लोगों को उतार दिया। आप ये मान के चलें कि केंद्र के मंत्री भी आए, संगठन के लोग भी आए और इसमें कार्यकर्ता और उनकी पूरी जो सहायक संस्थाएं हैं, चाहे उसमें आप विश्व हिंदू परिषद ले लें, चाहे उसमें आप RSS ले लें, वो सारे लोग एक साथ इसमें मिलके लड़े। और इधर क्या था कि शुरू से ही, शुरू से जिस दिन कांग्रेस सरकार जो है 5 साल पहले जब वो सत्ता में आई, जब सत्ता में आई थी तब मिलके लड़े, एक साथ मिलके लड़े। ये नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और लड़ने के बाद जीते, जो कभी आज तक छत्तीसगढ़ में इतने वोट से, इतने उससे कभी कोई नहीं जीते। ये 2018 इतने विधायक कभी नहीं आए किसी के भी, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना। पहली बार 68 विधायकों के हिसाब से इनकी जीत हुई, बाद में वो 71 तक हो गए। पर जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो शुरू हो गया आपस में टकराव, अहम की लड़ाई। अब आपस में जितने वरिष्ठ लोग थे वो आपस में लड़ने लगे। उसको वो पद चाहिए, उसको वो पावर चाहिए, उसको वो पावर चाहिए। तो उसमें क्या हुआ, एक पक्ष नहीं 2-3 पक्ष हो गए। पर उसके बाद बाकी पक्ष तो कैसे कैसे शांत हो गए, पर 2 पक्ष अंदर से, एक लगता था कि पक्ष बहुत हावी है, एक पक्ष लगता था कि बहुत सॉफ्ट होके वो अपने ढंग से लड़ाई लड़ रहा था। तो आपसी लड़ाई, आपसी खींचतान, आपसी अविश्वास का ही कारण है कि कांग्रेस की इस ढंग की पराजय हुई। अच्छा, इसमें जो कांग्रेस की हालांकि योजनाएं थी और जिस तरह से उसकी घोषणा पत्र उन्होंने दिया था, तो वो कहीं से भी जो है बीजेपी ऐसा नहीं लगता था कि जीत पाएगी। बड़ी दमदार थी घोषणाएं। तो फिर उसमें इनके योजनाओं को लेकर के आप क्या सोचते हैं कांग्रेस की? देखिए, मैं जैसे ही आपने जो पूछा योजना के विषय में, उससे पहले मैं ये बताऊंगा, जैसे मैंने पहले बताया कि आपसी खींचतान, लड़ाई, तो यहाँ पर तो मजा ये था कि छोटे से लेके नीचे, छोटे से लेके कद्दावर नेता तक आपस में इस बुरी तरह लड़ रहे थे, ऐसा लगता था कि ये हो क्या रहा है यहाँ। और ये जब तक लड़ाई समझ में नहीं आई, 2.5 साल, जब 2.5 साल पूरे हो गए, क्योंकि एक हवा थी, एक लोगों में संदेश था कि 2.5 साल के लिए जो लोग बैठे हैं, हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और
टीएस बाबा, ये 2.5 साल के लिए हैं। पहले समय इनको मिला है भूपेश बघेल जी को, फिर अगला 2.5 साल मिलेगा टीएस बाबा को। पर जैसे ही 2.5 साल हुए और लगा कि टीएस बाबा के लोगों ने कहना शुरू किया चलो अब तो आपका, तो उसी समय भूपेश बघेल जी ने अपना ताकत दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा, उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। यहाँ से प्लेन भर भर के विधायक जाना शुरू हो गए। अच्छा, दिल्ली जी। और बाद में जब पूछा गया, कुछ मीडिया के लोगों ने पूछा कि ये क्यों हुआ, तो बोले वो अपनी मर्जी से मिलने जा रहे थे। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। ना छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में हमने देखा, हमारा इतना जीवन हो गया, ना हमने मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में देखा कि भर भर के कोई हाई कमान से मिलने चले जाए। तो इन्होंने अपना एक वो दिखाया कि हमारे साथ इतने विधायक हैं। जो मुख्यमंत्री रहता है उसी के साथ विधायक रहते हैं, सीधी सी बात है। कोई भी आदमी हो, आज की स्थिति में आप बीजेपी में देख रहे हैं, राजस्थान में पहली बार जो विधायक बना उसी को मुख्यमंत्री बना दिया, आज सब उसके साथ खड़े। तो ये होता ही है, स्वाभाविक है। तो हुआ ये कि 2.5 साल के फार्मूले के बाद जो कद्दावर नेता थे वो भी आपस में लड़ने लगे। अच्छा, एक सरगुजा क्षेत्र का एक विधायक है जिनको अभी पार्टी से निलंबित किया 6 साल के लिए, वो तो टीएस बाबा के खिलाफ बिल्कुल मुहिम चला दिया। एफआईआर तक करानी पड़ी एक दूसरे के खिलाफ, गंभीर आरोप लगे तो क्या हत्या करा सकते हैं ये बाबा हमारी। और तो आप देखिए इस स्तर का लड़ाई हुआ जिसमें पार्टी और सरकार फेल हुई उसको शांत करने में। तो ये जो स्थिति, कद्दावर नेता भी आपस में लड़ते रहे, 2.5 साल का फार्मूला पूरा नहीं हुआ। उससे ऐसा लगा कि जो हाई कमान है कांग्रेस का, ऐसा लगा कि वो भी दबाव में है जी, कुछ कह नहीं पा रहा है, कुछ कमजोर पड़ता दिखा। हाँ, वो कह नहीं पा रहा है। ऐसा पहली बार देखने को मिला कि हाई कमान भी कुछ कह नहीं पा रहा है कि कह दे के एक शब्द। जैसे मैं फिर वही बात कहूंगा, बीजेपी में अगर ऊपर से ये कह दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेगा तो वही मुख्यमंत्री बनेगा, किसी ने क्यों चार चपट नहीं की। जिसको चाहे जब हटा दिए, जिसको चाहे जब जो कर दिए। आज आप एक चीज को देख लें ना, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस में कहते थे कि हमको नहीं बनाएंगे तो हम हट गए, वहां जाके क्या चुपचाप बैठे, आज मुख्यमंत्री बने क्या? नहीं बने। तो वो पार्टी एक पार्टी है क्योंकि हाई कमान तगड़ा है। यहाँ पे क्या है, हाई कमान की कमजोरी दिखी क्योंकि वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाई। और हमेशा ही आप देख लिए जब 2.5 साल का फार्मूला हिंदुस्तान में हुआ है तब तक वो फेल हुआ है। यानी यही फार्मूला दूसरी पार्टियों के साथ हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ मायावती और उनके बीच में, तो जब भी वो फेल हुआ 2.5 साल के बाद वो फ्लॉप। कश्मीर में हुआ 2.5 साल के बाद वो फ्लॉप। तो यहाँ तो अपनी ही पार्टी थी, उम्मीद थी कि ये तो 2.5 साल चल जाएंगे क्योंकि एक ही पार्टी, एक ही हाई कमान, पर यहाँ भी वो चला नहीं। उसी के कारण ये हार के सारे जो कारण हैं तो आपसी तालमेल का ना होना, आप एक दूसरे को निपटाना, कद्दावर नेता एक दूसरे को निपटाते रहे, उसमें स्वयं सरकार और पार्टी निबट गई। जी, मैं कह रहा था कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं को आप कैसे देखते हैं? एक्चुअल में योजनाओं के विषय में अपन बात करेंगे जी, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो जी। कांग्रेस की योजनाएं, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था जी उस समय कि हम जैसे ही सत्ता में जीतते हैं, जैसी की उम्मीद है, तो हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। उन्होंने किया, आधा बिल किया, लाइट का आधा बिल उन्होंने किया कि 200 से कम अगर आपकी लाइट जलेगी यूनिट तो हम आपका आधा बिल करेंगे। उन्होंने किया। जो बीड़ी पत्ते का जो संग्रहण होता है उसमें उन्होंने ज्यादा पैसा दिया। योजनाएं उनकी सारी जो देखने को मिली वो अच्छी थी जी, पर किस ढंग से क्रियान्वयन हुआ, बस ये है बात कि उतने ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाया। या ये समझ लीजिए क्रियान्वयन हुआ भी तो पार्टी अपनी बात, पार्टी के लोग और सरकार अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पाई कि देखिए हमने आपको ये फायदा दिया, ये फायदा दिया। फिर उनकी एक योजना थी तो आत्मानंद वाली, आत्मानंद स्कूल की नहीं, ये गरवा, धुरवा, बारी, ये जो वो थी 5 जी, वो भी क्या है, एक तरह से बहुत धूमधाम से हुई। उनका जो प्रोजेक्ट था वो यही था, यही योजना थी जी, असली योजना उनकी यही थी, नरवा धुरवा। तो हुआ क्या कि वही योजना जो है ये अपने ढंग से पहुंचा नहीं पाए क्योंकि वो पब्लिक में थी वो योजना। तो दूसरे लोग
आम लोग भी, पत्रकार लोग भी जो इनसे खुश नहीं थे, जी, पार्टी के, बीजेपी के लोग भी, उनके बड़े लीडर, उनके छोटे कार्यकर्ता, वो सारे लोग उन जगहों में पहुंच गए और वहां पे वो सारी योजना फैल दिखी। अच्छा, ऐसा दिखा नहीं। इन्होंने बोला, हमने विधानसभा में ही बोला, हमने इतना गोबर बेचा जिससे इतना पैसा कमाए। लोगों का कहना है कि वो सिर्फ जो है वहां पे भ्रष्टाचार हुआ, जी, कागज पर खरीदा, कागज पर बिक्री, सब कागज पे हुआ। गायें सड़कों पर नजर आने लगी। गाय, जैसा उन्होंने कहा कि गाय, उसका फार्मूला ये था कि सड़कों पर नहीं रहेंगी। पूरे छत्तीसगढ़ की तो बात छोड़ दीजिए, विधानसभा के सामने, वहां पे विधानसभा के सामने देख लीजिए, सेक्रेटरीट के सामने देख लीजिए, जो नया रायपुर में गायें, अगर आप कहेंगे तो मैं उसका फोटो दे दूंगा आपको, मेरे पास है जी, तो गाय बैठी रहती थी। तो ऐसी स्थिति में सड़क से आप अपने सामने गाय नहीं हटा पाए, तो ये जो योजना थी वो फ्लॉप हो गई। वो कहते थे कि ये योजना हम पूरे मॉडल योजना बनेगी छत्तीसगढ़ की, इसको हम पूरे देश में ले जाएंगे, पर वो यही पहल हो गए तो पूरे देश में क्या ले जाएंगे, क्योंकि वो भी क्या करेंगे, उनको जैसा दिखाया गया उन्होंने वैसा देखा। बिल्कुल, उनको जो अच्छी अच्छी जगह रही होंगी वहां दिखा देते होंगे। तो मुश्किल यही है कि ये झूठ पर आधारित कोई भी चीज, दिखावे पर आधारित कोई भी चीज जो है फलती फूलती नहीं है, वो सक्सेस नहीं होती है। अब बात करते हैं योजनाओं की, जैसे आपने कहा ना, ये योजना इनकी तो हो गई ये। अब पूरे छत्तीसगढ़ में और बस्तर में खास कुछ योजनाएं हैं, वो केंद्र सरकार की योजना है। अच्छा, जिससे लोग खुश हैं। जैसे 5 किलो अनाज मिलता है एक आदमी को, वो योजना तो यहाँ की नहीं है, तो केंद्र की योजना है। आयुष्मान जो योजना है जिससे इलाज होता है जी, मतलब 5 लाख, मतलब उसमें 50,000 से लेके 5 लाख तक का जो इलाज होता है, तो वो योजना केंद्र की है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना, वो योजना केंद्र की है। और जो बस्तर के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे बड़ी ये योजना है कि रक्षा और सुरक्षा, वो योजना है नक्सलियों से रक्षा की, तो वो योजना भी केंद्र की है, क्योंकि केंद्र से पैसा आता है तब कैंप बनते हैं। आज बस्तर में इतने कैंप बन गए हैं कि नक्सली पीछे खिसक गए हैं। ठीक है, उनका गोरिल्ला युद्ध होता है। हमारे यहाँ पे एक बार उनके हाई कमांड के लोगों का यहाँ पर आना हुआ जी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बीजेपी के जमाने में नक्सलवाद बहुत था, आज नक्सलवाद जो है छुटपुट रह गया है, कम है। ठीक बात है, उन्होंने कहा आज कम रह गया, पर वो कम रह क्यों गया है? क्योंकि अगर वो कैंप लगे हैं इसलिए कम रह गया है। बिल्कुल, जगह जगह कैंप लगे हैं, गांव गांव में के आसपास कैंप लगे हैं, हर 10-12 गांव के बीच में एक कैंप है, तो नक्सलवाद यहाँ से कम हुआ। वो योजना है केंद्र की, और वो अपनी बात को लोगों को कह पाए, जैसे हम कह रहे हैं, वो अपनी बात को पहुंचा पाए। ये अपनी बात को पहुंचा नहीं पाए, बस ये है एक योजनाओं का, जो उनका योजना अपन बता नहीं पाए। योजनाएं उनकी भी अच्छी थी, योजनाएं कमी कहीं नहीं थी, पर वो जो है लोगों तक अपनी नहीं पहुंचा नहीं पाए। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल साहब जी, उनकी जो एक भेंट मुलाकात कार्यक्रम थी, वो उसके बारे में आप बताएंगे कि कैसा रहा, क्या कुछ सफल हुआ? फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो स्वामी आत्मानंद स्कूल की क्या स्थिति थी? देखिए, आपने दोनों बात एक साथ कही जी, और आप स्वयं हंसे भी जी भेंट मुलाकात को देख के, क्योंकि एक दफे हम भी गए थे। हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आप स्वयं हंसे जी। एक्चुअल में क्या है, भेंट मुलाकात जिसको कार्यक्रम कहते हैं, ये कांग्रेस की एक बहुत पुरानी एक देन थी। अच्छा, जो जब मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जी थे तो उन्होंने चालू किया था, वो बस्तर से ही चालू किया था जी, आपकी सरकार आपके द्वार। अच्छा, बस्तर संभाग और जिला एक ही होता था उस समय जी, तो जिला भी मान लीजिए, और बस्तर गांव से ही उन्होंने शुरू किया था आपकी सरकार आपके द्वार, जिसमें देश भर का मीडिया आया था देखने, और वो शुरू हुआ। उसी की एक परिणति थी ये भेंट मुलाकात। अब भेंट मुलाकात तो जैसा था, लोग कहते हैं आपने अपनी आंखों से देखा है, तो वो भेंट मुलाकात भी एक ऐसा लगता था लोगों को, जो बुद्धिजीवी उसमें बैठे होते थे, तो समझ में उनके आ जाती थी कि ये एक नाटक चल रहा है, स्पॉन्सर्ड है, स्क्रिप्टेड है। हाँ, स्क्रिप्टेड है। वो पूछते थे, उनको मालूम रहती थी, क्योंकि उनके एक सलाहकार
सज्जन है, क्योंकि 3-4-5 सलाहकार हैं, उनमें से एक सलाहकार का काम शायद यही रहा। जब भी भेंट मुलाकात का कार्यक्रम हमने बस्तर में देखा, बाद में तो सुने कि हर जगह वही होता था, बस्तर में देखा वो 3-4 दिन पहले आ जाते थे, उन क्षेत्रों में जाते थे जहां भेंट मुलाकात होनी है, और फिर वो सब तैयारी होती थी। सीएम साहब किसको पूछना है प्रश्न वही पूछेगा, जो पूछना है वही पूछेगा, उसका जवाब उनके पास रहेगा। और इधर से ये जो पूछेंगे कि हाँ वो सज्जन, वो हरी पगड़ी वाला, दूसरे उसमें होगा कि नीली पगड़ी वाले, हाँ आप बताइए सज्जन, वो फलाना कुर्ता पहने वाला आदमी, तो वो अपनी बात करता था, वो अपनी बात कहते थे, उनको ऐसा लगता था लोगों को कि वाह देखिए ये तो बड़ा उनकी समस्याओं को सुलझाया जा रहा है। पर चूंकि वो जब फैल कहाँ हुए पूरे प्रदेश में, दिखे कहाँ पे लोगों को, एक महिला जो है वो इनसे मिलने के लिए अच्छा कई जगह घूमी, उसको घुसने नहीं दिया जा रहा था। वो एक शिकायत लेके घूम रही थी, उसको घुसने नहीं दिया जा रहा था। पुलिस उसको रोक लेती थी, इनके कार्यकर्ता रोक लेते थे, पर एक जगह वो घुस गई किसी भी तरह। जब उसने अपनी बात कहना चाहिए तो उसकी बात वहां सुनी नहीं जा रही थी। अच्छा। इवन उसने कहा कि वो पीछे आपके खड़े हैं, सीएम से कहा उसने जी, बघेल जी से, वो आपके पीछे एसपी साहब खड़े हैं, ये मुझे रोक रहे थे, घुसने नहीं दे रहे थे। ये 3 जगह इन्होंने कहा कि आपके क्षेत्र में हम गए, आपने वहां अपनी बात क्यों नहीं की, हमने वहां गए, आपने, उसने कहा कोई घुसने ही नहीं देता था। वो खड़े हैं पीछे एसपी साहब, ये यहाँ भी मुझे नहीं घुसने दे रहे थे, मैं बड़े मुश्किल से कैसे आई हूँ चुप छुपा के, तो उन्होंने उसका माइक छिनवा दिया। अच्छा। ताज्जुब ये हुआ कि उस महिला का माइक सब पब्लिकली जो मीडिया में आया है उसका माइक छीन लिया गया। तो असली बात तो उन तक पहुंच नहीं पा रही है ना, उसमें सीएम शामिल है या नहीं है, उनके गुर्गे हैं, कौन शामिल है ये नहीं कह सकते हम, पर ऐसा हुआ है, लोगों का कहना है, लोगों ने देखा है, आप स्वयं गए थे, आपने भी देखा है। तो ये चीजें जब फेलुअर होती हैं तो लोगों का विश्वास खत्म होता है। बिल्कुल दिखता तो है कि ये हो क्या रहा है। तो जो आपने शिक्षा के विषय में पूछा, जी आप नाम। अब आप देखिए, हम बस्तर में आज 55-60 साल से रह रहे हैं जी। हमने एक नई चीज मतलब देखी है यहाँ कि आप भी जानते हैं, आप भी बहुत पुराने हैं जी, हम पत्रकारिता करते हुए हमको 42 साल हो गए जी। हमको अच्छी तरह मालूम है 40 साल, 42 साल, 50 साल पहले भी बस्तर में बहुत अच्छी एजुकेशन थी। बीजापुर और भोपालपट्टनम के लोग आईएएस और आईपीएस होते थे, कांकेर के लोग आईपीएस और आईएएस हुए। बिल्कुल। तो शिक्षा की कोई ऐसी कमी तो थी नहीं जो इस सरकार ने एक नया कुछ करने के लिए, क्योंकि हमारे नाम पे कुछ हो जाए, बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे चले जाएं। तो ये सोच के उन्होंने एक स्वामी आत्मानंद स्कूल की शुरुआत कर दी और उसमें खाली अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाने लगा। तो मेरा वही कहना है कि अंग्रेजी की कमी पहले भी नहीं थी जी। इस बस्तर से मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा सबसे बढ़िया जी। एक उदाहरण यहाँ पर थे, एक सज्जन थे जिनका नाम बताता हूं अभी। वो करीब करीब मेरे ख्याल से 23 सब्जेक्ट में अच्छा एमए थे और उनके पास उन्होंने जो थीसिस लिखी वो 7 थी जी। उनका नाम था के झा साहब। अच्छा, के झा साहब देश के जी, यदि हम तो उनको फर्स्ट ही मानते थे, पर बाद में लोगों ने कहा अगर वो फर्स्ट नहीं थे तो सेकंड नंबर थे देश के सबसे पढ़े लिखे लोगों में, डिग्रीधारियों में जी। तो आप ये किधर से पिछड़ा था, यहाँ के उसी हिंदी माध्यम से पढ़कर ये हाई स्कूल जगदलपुर जी से निकलकर फखरुद्दीन अली अहमद जी चीफ जस्टिस बस्तर से थे वो। तो सवाल ये है कि यहाँ पे शिक्षा की कमी नहीं थी, तो ऐसा कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि इन्होंने ये चालू किया। वहां से बच्चे निकलकर क्या बन जाएंगे जी, वो तो पहले से ही बन रहे थे। तो इसलिए इनकी योजनाएं जो थी वो योजनाएं बड़ा अच्छा सोचते थे, पर ऐसा दिखता था कि कोई खास फर्क पड़ने वाली चीज नहीं है, कोई ऐसा उन्होंने काम नहीं किया। उसी का ये परिणति हो रही है, आपसी झगड़े, योजनाओं का ढंग से क्रियान्वयन नहीं होना, योजनाएं लोगों के समझ में नहीं आना ये क्यों चालू हो रही है, इनके सब कारण थे। अच्छा, एक इसमें बस्तर जिले में खासतौर पर हमारे यहाँ एक ऐसा धारणा बन गई थी लोगों के बीच में
कि बस्तर में जो जीता वो पार्टी के स्टेट में सरकार बनाएगी। तो ये जो बस्तर को जीत का दरवाजा मानने की एक परंपरा रही है, तो वो इस विषय में आप क्या कहते हैं? देखिए उपेंद्र जी, ये बात सही है, ये धारणा शुरू से है जी, और आज भी जो हुआ है उसकी परिणति है जी जी आज भी जी, क्योंकि 8 सीट 12 में से 8 सीट बीजेपी लाई है, 4 सीट कांग्रेस लाई है। वो धारणा है वो सही है, पर सवाल है उसको खाली कहने से, जो मैंने आपसे फिर कहा जी, खाली कहने से कुछ नहीं होता, उस पर अमल करना पड़ता है। बिल्कुल, उस पर आपको भरोसा करना पड़ता है। कहते हैं कि बस्तर जो है जीत, मतलब सरकार का जो गेट है, दरवाजा है, वो बस्तर से निकलता है। यहाँ से जो जीता वो राज्य में सरकार, हाँ, प्रदेश में उसने सरकार बनाई जी, ये बिल्कुल कहते हैं, पर सवाल है कि उस पर अमल कितने लोग करते हैं। आज जो इन्होंने किया, आज इन्हीं के बारे में बोल रहे हैं कि इन्होंने कहा तो यही और हुआ भी यही। उसी का नतीजा हुआ कि पिछले बार जब चुनाव हुआ तो इनको 11 सीट मिली जी, बाद में एक हमारे भाजपा के जो दंतेवाड़ा के जो विधायक थे, उनका नक्सलियों ने उनकी हत्या की। उसके बाद वहां 22 चुनाव में फिर कांग्रेस आ गई, तो इनकी अब 12 की 12 सीटें इनके पास थी। जब इनके पास 12 की 12 सीटें थी तो इनको ऐसा कुछ सोचना चाहिए था कि बस्तर के विषय में हम कुछ ज्यादा स्पेशल करें जी। पर मुझे तो नहीं लगता कि बस्तर के लिए, बस्तर के आम आदमी के लिए, बस्तर के व्यापारियों के लिए, बस्तर के प्रेस के लिए, बस्तर का आप कोई भी एक वो देख लें, किसान के, बस्तर के लिए कोई इन्होंने विशेष योजना चलाई हो, ऐसा हमको नहीं लगता। चलाई होंगी, ऐसा नहीं है, चलाई होंगी उनके जी, पर उसका नतीजा यही हुआ। आप ये देखिए कि 12 विधायक अपने ही पार्टी के लोगों को, 12 लोगों को स्पेशल पद, किसी को संसदीय सचिव, अच्छा, 1-2 संसदीय सचिव, कुछ निगम मंडल सदस्य, वो चेयरमैन जी, मंडलों के और निगमों के चेयरमैन, कोई बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष, कोई विधानसभा के उपाध्यक्ष जी। मेरा मतलब है इन्होंने लगभग 12 विधायक और 12 ही पद बांटे। बस्तर से ही कांग्रेस का अध्यक्ष जी, अगर वो काम ढंग से नहीं कर पाए तो दूसरा अध्यक्ष जी, जबकि आज वो दोनों अध्यक्ष हार गए जी, सही बात। तो अध्यक्ष भी यहीं के हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, निगम चेयरमैन भी हैं, मंडल चेयरमैन भी हैं और संसदीय सचिव भी हैं जिनको मंत्री का दर्जा है। मतलब जो भी बटा वो अपने पार्टी के लोगों को ही बांटा गया। 12 विधायक, 12 पद, उसके बाद भी बस्तर से 4 सीट निकालना अपने आप ही एक, आप सोचिए कि नाकामी है पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो हमने कभी नहीं अपने जीवन में देखा। अगर एक आदमी को सिर्फ जो है 24 हो गए ना, या मान लीजिए उनको 12 ही समझ लें, तो एक आदमी को अगर एक सीट दे दी जाती, आपको जिताना है तो जिता लेते। करेक्ट। ये लोग बाहर जाते हैं जिताने के लिए, ऐसा बताते हैं कि बाहर जाते हैं, कहीं चुनाव होता है तो ये पहले अपने ही क्षेत्रों में ही कर देते, एक विधानसभा को देखिए काम कर लेते, पर नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने लोगों पर भरोसा नहीं किया, अपने ही लोगों में बांटते रहे, पद बांटे, जो भी योजनाएं, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, तो ये जो है इसलिए ये फैल हुए क्योंकि बस्तर को इन्होंने माना जरूर है, कहते हैं, पर उस पर बस्तर के लोगों पे इन्होंने भरोसा नहीं किया। इन्होंने अपने पार्टी के लोगों पे भरोसा किया। अच्छा। और बस्तर में भी आपसी द्वंद्व रहे, बाबा और भूपेश बघेल के लोग अलग अलग दिखते रहे। बिल्कुल। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी जो हुई, और हो सकता है ये इसलिए हुई हो क्योंकि वो पहले भी कहा कि ऊपर का कोई ऐसा दबाव नहीं रहा, स्वतंत्र रहे, जो चाहे वो किए, रोकने टोकने वाला कोई था नहीं। एक आखिरी सवाल में आते हैं, कांग्रेस की बात मैं यहाँ कहूँ कि कांग्रेस सरकार की, भूपेश सरकार की, क्योंकि चूंकि आप मीडिया जगत से हैं तो कुछ लोगों को छोड़ करके पूरा मीडिया जगत सरकार और पार्टी दोनों से नाराज था। कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो है और उसी की ये परिणति है जी। सच्चाई है, परिणति है जी। मैं इसमें थोड़ा सा, चूंकि मैं मीडिया से हूं, जैसा आपने कहा जी,
और मीडिया के विषय में आपने पूछा है तो हो सकता है इसको ज्यादा गहराई से जानता हूँ। जी जी, हम मुझे वही हम जानना चाह रहे थे, क्या मीडिया भी इसमें हार में कहीं ना कहीं भूमिका निभा रही? हार में ना भी निभा रही हो जी, लेकिन नाराजगी पर इनके हारने से मतलब इनको जिताना तो नहीं चाहती थी मीडिया। अच्छा। बस इतना मैं जरूर कहूंगा। वो वजहों पर हम थोड़ा सा वजह मैं बताऊंगा। जी, बता रहा हूँ। जी, एक्चुअल में क्या हुआ उपेंद्र जी, जी, कि यहाँ पर भी वही हुआ जो केंद्र में। अच्छा, वहां पे क्या बोलते हैं ना, एक गोदी मीडिया, एक नाम दे दिए हैं कुछ अच्छा, लोगों ने, गोदी मीडिया। तो वहां पे एक वो गोदी मीडिया यानी बड़े मीडिया, अच्छा, टीवी चैनल के बड़े लोग, और बाकी जो है छोटे बड़े अखबार, बड़ा चैनल, उनको माना गया और बाकी छोटों को छोड़ दिया गया। इवन डीएवीपी जो है केंद्र सरकार की, उसने छोटे अखबारों को विज्ञापन देना तक बंद कर दिया। अच्छा, उसी परिणति पे, उसी नियम पे ये लोग चले, उन्हीं पद चिन्हों पर भूपेश सरकार भी चली। इन्होंने भी, हमारे प्रदेश के 5 एक बड़े अखबार हैं वो, और 2-4 और उनके अपने खास लोग, इस तरह 7, 8, 10 तो मुझे नहीं लगते, उन अखबारों की एक विशेष उन्होंने उनका लिस्ट थी और उनको वो बेनिफिट जितना दे सकते थे देते थे, बाकी लोगों को कुछ नहीं था। अच्छा, तो ऐसे ही छोड़ा मोड़ जैसे होता है। तो उसमें हुआ ये, मैं जो आपको 2 अभी एक वो दूंगा, एक अधिकारी हैं, उनसे मिलने कुछ, एक जहाँ पे यूनियन है छत्तीसगढ़ में, अखबार के मालिकों का एक संघ है, जिसमें करीब 150 अखबार है। अच्छा, अच्छा, जिसको कहते हैं छोटे अखबार और मझोले अखबार। बड़े अखबार अलग है, उनको तो सारी बेनिफिट मिलते हैं। तो वो लोग इसलिए कि चलिए कोई बेनिफिट मिलेगा, तो वो एक बड़े अधिकारी के पास मिलने गए। जब वो बड़े अधिकारी के पास मिलने गए उपेंद्र जी, तो उन्होंने बड़े उनको तिरस्कृत ढंग से, अच्छा, उसमें 4, 5, 6 लोग गए थे संघ के, बड़े तिरस्कृत ढंग से उन्होंने कहा कि तुम क्या बात करते हो यार। वो चाहते थे हम मुख्यमंत्री से मिल लें, अच्छा, अच्छा, अपनी बात कहने के लिए, सर विज्ञापन कम मिल रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ जाते, सीएम से हमारी मुलाकात करवा दें। तो उन्होंने कहा कि यार तुम लोग, तुम्हारे जो लोग हैं ये अखबार वाले, इनसे क्या सीएम मिलेंगे, और क्या मतलब आपको विज्ञापन ज्यादा दिए जाए, क्योंकि कोई छापता है 100 पेपर, कोई 200 पेपर, कोई 300 पेपर। तो नहीं बस ठीक है जो है वो है। तो उनको बड़ा खराब लगा, और लगने की बात है। अभी जब ये सरकार बदली, तब उसमें से उस संघ को एक व्यक्ति ने एक चिट्ठी लिखी है और व्हाट्सएप किया है कि भाई जो अभी सीएम नए बन गए हैं, देखो इनसे अभी मुलाकात कर लो, और उनको अपने विषय में कुछ बता दो और उनका स्वागत करे आते हैं। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे 5 साल हम पूर्व सीएम से मिलने के लिए ही तरसते रहे, उन्होंने हमको मिलने का समय भी नहीं दिया, तो ऐसा ना हो जाए। तो आप सोचिए कि उनका कितना दर्द है कि वो अखबार के मालिक हैं, बिल्कुल 150 पेपर हैं, उनके लोगों से वो हमारे मुख्यमंत्री जी मुलाकात ही नहीं की। तो जो आपने कहा भेंट मुलाकात किससे की, जब इनसे ही नहीं किए, जो मिलने के लिए मरते रहे उनसे मुलाकात नहीं किए। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको वो चीज बताऊंगा जो हमने बस्तर में देखी है। अच्छा, उनका साहब का कहना था कि 100, 150, 200 यही उनको फीड किया गया होगा सीएम को। जी। तो यदि अगर 100, 200 पेपर वाला भी जो है, उसकी भी अपनी एक वॉइस होती है। बिल्कुल, आप देखिए हमने बस्तर में देखा है, नक्सली 10 पैम्पलेट छपाते हैं शायद, बिल्कुल, जैसा लोग बोलते हैं कि साहब 2 उन्होंने चिपका दिए और 8 उन्होंने रोड में फेंक दिए। जी। उससे सरकार जो है हिल जाती है, प्रशासन हिल जाता है कि साला ये क्या है, ये क्या कह रहे हैं। अखबारों में छपता है, मीडिया में आता है, सेंट्रल में भी चली जाती है, मतलब राष्ट्रीय मीडिया में भी आ जाती है कि आज नक्सलियों ने अपनी ये मांगों के संबंध में पोस्टर चिपकाया, पैम्पलेट फेंके। तो वो 10 पैम्पलेट से ये होता है, तो ये 100, 200, 500 अखबार से क्या फर्क नहीं पड़ता होगा। बिल्कुल। पर उसको समझने वाले लोग चाहिए। उसी की परिणति हुई कि ये जो मीडिया भी, जब आप मिलेंगे ही नहीं 5 साल तक, मिलने को समय उस मीडिया को नहीं देंगे, तो वो आपसे खुश थोड़ी रहेगा, आपके लिए काम थोड़ी करेगा। तो इस चुनाव में, जहां तक मैं जानता हूं, मेरी इंफॉर्मेशन भी है, मैं जानता हूं, समझता हूं कि ये जो मीडिया है, छोटा मीडिया, जिसको आप छोटा मीडिया कहते हैं,
हम नहीं कहते, मीडिया तो मीडिया होता मीडिया तो मीडिया होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी जो छपेगा वही छोटे से अखबार में, जिसको आप छोटा कहते हैं, क्षेत्रीय अखबार में भी वही छपेगा, नई बात नहीं छाप देंगे वो। बिल्कुल ठीक है, उनका सर्कुलेशन होगा, पर कहाँ होगा? यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं आता, यहाँ मतलब कोई भी नहीं आता, यहाँ पे हिंदू नहीं आता, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं आता, या कोई भी नहीं आता, इंडियन एक्सप्रेस नहीं आता। तो सब जगह तो वो जाता नहीं है, उसकी अपनी एक दायरा होता है, वहीं बटते हैं, वहीं छपते हैं। पर ये जो लोग हैं, ये भी इनके लिए काम नहीं किए, या इनके लिए देखा जाए तो एंटी काम किए। अगर ये एंटी काम नहीं किए तो इनके लिए काम, मतलब इनके फेवर में समाचार उन्होंने नहीं डाला। करेक्ट करेक्ट, हाँ। तो उनके कोई काम नहीं हुए। मैं आपको बस एक बात कह के अपनी यहाँ विराम दूंगा। एक बड़ी भारी विडंबना इस प्रदेश में देखी गई भूपेश बघेल की सरकार में। अच्छा। जो मैंने अपनी जीवन काल में 42 साल की पत्रकारिता में नहीं देखी। ओके, वो क्या थी? जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 15 साल मुख्यमंत्री रहे जी, तो विज्ञापन मिलते हैं लोगों को। भाई विज्ञापन ही तो मिलते हैं अखबार वालों को, मीडिया के लोगों को। तो कुछ विज्ञापन मिले। अब जब विज्ञापन मिलते रहे तो जब भूपेश सरकार की आई जी, तो कुछ विज्ञापन के पैसे, किसी के 2 करोड़, किसी का 50 लाख, छोटे अखबारों के 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, और रह गए, पेमेंट नहीं हुआ। जो रमन सरकार के समय, जो रमन, मतलब रमन सरकार क्या होती है, उसमें सरकार के विज्ञापन है, सरकार के विज्ञापन, भाई वो टेंडर है। अच्छा, कोई पुलिया बनी, रोड बनी, बिल्डिंग बनी, पुल बना, तो सवाले ठेकेदारों ने काम किया, आपने उनको अखबारों को विज्ञापन दिए और वो छपे। बिल्कुल। तो उसका पेमेंट ये कह के नहीं दिया जब लोगों ने मांगा पेमेंट। अखबार वाले जब पेमेंट के लिए जाते थे तो अधिकारी कहते थे नहीं, ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पिछली सरकार के समय का है। अच्छा, ये तो इसलिए पेमेंट नहीं मिलेगा। अरे सरकारें तो आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं। ये तो कहीं नहीं देखे कि पिछली सरकार के समय का पेमेंट है इसलिए अभी आप नहीं देंगे। भाई काम हुआ, सड़क बनी, उनका ठेकेदार को पेमेंट हुआ, बिल्कुल, पुल बने, पुलिया बने। तो ये जो चीजें हमने कहीं नहीं देखी वो यहाँ पे देखी। इसका अच्छा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में सोच की बहुत कमी थी। लोगों में विश्वास कैसे पैदा किया जाए वो कमी थी, और सोच की कमी थी। इनके यहाँ जो भी लोग थे, कैसे लोग थे, इनके सलाह देने वाले लोग, ये मुझे तो नहीं मालूम, पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे लोग थे जो ढंग की इनको सलाह दे पाए। मैं इसी के साथ एक बात कहूंगा, इनके एक सलाहकार हैं जो सिर्फ मीडिया के लिए ही सलाहकार है। अच्छा वो भी सही वो लोगों से कभी मिल ही नहीं पाए। ओके, मैं दुनिया की बात नहीं करता। अच्छा। मैं अपनी बात करता। ओके। तो संवाद में बैठते हैं, जहाँ डायरेक्टर पब्लिसिटी बैठते हैं, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे वो बैठते हैं। मैं कम से कम अपने जीवन में ये 5 साल में कम से कम उनसे 6 या 7 बार मिलने गया, पर मेरी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। मैंने चपरासी से पूछा कि साहब आते हैं? तो बोले सर कभी कभी आते हैं। अच्छा। तो मैं बोला कभी कभी आते हैं तो कैसे मालूम पड़ेगा यार? तो बोले सर हमको नहीं मालूम, आप पता लगा के आए। हमने अपने अप्रोच से पता लगाया कि भाई ठीक है हम मिल लेंगे कभी ना कभी। तो फिर मैं उसी से पता लगाया तो मालूम पड़ा कि वो जो है 5 बजे 6 बजे कभी भी आते हैं। तो जब पूरा नया रायपुर खाली हो जाता है जी जी, तो कौन जाएगा साहब? रायपुर से जो आदमी बाहर से गया है, होटल में रुका है, वो फिर दोबारा कैसे जाएगा? तो मेरे जैसे आदमी की मुलाकात नहीं हुई तो किसकी मुलाकात होगी? सही है। तो सवाल यह है कि जब उनके लोग ही नहीं मिलते, लोगों की भावनाओं को नहीं समझते, तो सीएम तक क्या पहुंचाएंगे, सीएम तक कैसे मालूम पड़ेगी? तो ये जो सारे फेल्यूअर के काम है, ये उन्होंने बस वो काम जरूर किया अच्छा, तो ऊपर वाले चाहते थे, इसलिए राहुल गांधी ने भरी सभा में कहा था कर्ज माफ, बिजली हाफ, बीड़ी पत्ते का काम, ये काम जो है उनके गरबा ये जो था बाड़ी, ये काम उनके दिखे, पर उसमें भी झोल हुआ और उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ये सारी चीजें पब्लिक इसलिए नाराज थी, प्रेस इसलिए नाराज था, तो अपने अपने ढंग से नाराज थे। और आपसी जो उनके दिग्गज नेता थे जो आपस में लड़ रहे थे, अविश्वास पैदा हो गया था, कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहा था, वो उसको निपटाने में लगे थे, वो उसको निपटाने में लगे थे, उसी की परिणति है इनका हारना। और भाजपा मिल के लड़ी, मतलब जैसे कभी 5 साल पहले कांग्रेस मिल के लड़ी थी और जीती, वही चीज आज भाजपा मिल के लड़ी। राज्य, केंद्र और सब एक साथ, नीचे का कार्यकर्ता से लेके वो यही उनके वो हैं, ये अब लड़ते रहे और वो मिल के लड़े, तो ये हारे और वो जीते। अच्छा, ओवरऑल हम समझें तो कांग्रेस की हार का जो मूल कारण है वो
क्या हो सकता है? देखिए उपेंद्र जी, मैं पहले भी कहा, मैं फिर वही वाली बात कहता हूं, मूल कारण है आपसी लड़ाई, एक दूसरे में भरोसा नहीं और एक दूसरे को निपटाने के लिए नीचे से लेके ऊपर तक के लोग, मतलब जो दिग्गज लोग हैं और जमीनी लोग हैं, सारे लोग एक दूसरे को निपटाने में लग रहे हैं। किसके कहने पर लगे रहे ये मैं नहीं जानता। उसी की परिणति देखिए आप, पूरे प्रदेश में देखिए आप। मैं बात करूंगा अध्यक्षों से। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जो इतने साल तक रहे, लास्ट मूवमेंट पे ही वो बदले गए, मोहन मरकाम जी, वो कोंडागांव से हार गए अपनी सीट से। दूसरे अध्यक्ष बने दीपक वैद्य जी, जिनको अजय माना जाता है, जो एक बार विधायक का चुनाव जीते, दोबारा जीते, फिर लोकसभा का चुनाव जीते, और वो आदमी फिर जो है विधानसभा के चुनाव में हार गए। जो कोई भी नहीं भरोसा करता था वो भी हारे। तो दोनों अध्यक्ष हारे, 9 मंत्री हार गए प्रदेश में। 9 मंत्री, एक मंत्री हार जाता है तो पार्टी हिल जाती है। 9 मंत्री हार गए, मतलब उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। दिग्गज लोग हार गए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा, जिनको कोई सोच नहीं सकता था कि ये हार सकते हैं, उनकी छवि अपने आप में एक बड़ी साफ सुथरी छवि है, वो निबट गए। और पूरा का पूरा सरगुजा से 14 सीटें निबट गई, हार गए। बस्तर से 8 सीटें हार गए। यही जो मिला के 22 सीटें होती हैं, बाकी कहीं की ना भी हो। तो ये कारण, इसका सारा कुछ कारण जो है, एक ही कारण है सब, कि अविश्वास, आपसी अविश्वास, आपसी एक दूसरे से झगड़ा, और सबसे बड़ी बात है एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में हम नहीं तो कोई नहीं, वो नहीं तो वो नहीं, मतलब इसी में जो है पूरी पार्टी जो है निपट गई। और जो हुआ वो मेरे ख्याल से अभी तक ऐसा कहीं हमने देखा नहीं है कि पूरा प्रदेश में आपस में ही लड़ाई में निपट गई हो। इससे हो सकता है कि अब आगे कांग्रेस पार्टी सबक ले। और बीजेपी का क्या हुआ कि ये आपस में लड़के बर्बाद हुए, बीजेपी संगठित होकर लड़ी और सफल हुई। ये थे दिलशाद नियाजी साहब, हिंसद के प्रधान संपादक, जो हमें बता रहे थे कि जो पिछली सरकार थी यानी कांग्रेस सरकार थी वो हारी क्यों। उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो सरकारें हैं इन बातों से सबक ले और अपनी सरकार सुचारू रूप से चलाए। अगली बार कुछ अन्य समीक्षाओं के साथ आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।